ऑब्जेक्ट के बारे में बेटा ये बताया था कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले लेना है, पहले जो है ना उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर अपने दिमाग में जो है ना आपने क्रिएट करनी है, ठीक है ना। उस पिक्चर को क्रिएट करने के बाद ना आपने उसी पिक्चर को जो है वो अपनी जो पेपर है ना उसके ऊपर डिस्क्राइब कर देना है कि वो ऑब्जेक्ट क्यों है, क्यों चूज हुआ, क्या है, किस कंपनी का है, क्या उसका ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है, क्वालिटी क्या है, किस लिए यूज होता है, ये हर एक चीज को, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिर बाकी सारी चीजें के ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक टैंजिबल गुड होता है, तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि जब सामने वाला जो है ना वो उसे पढ़ना शुरू करे ना, तो जो पिक्चर आपके दिमाग में है उस ऑब्जेक्ट की, वही पिक्चर जो है वो पढ़ने वाले के दिमाग में भी क्रिएट होनी चाहिए। तो दिस इज योर ड्यूटी, या दिस इज योर प्रोजेक्ट, या दिस इज योर असाइनमेंट फॉर दिस क्लास के आपने ये करना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अभी नहीं। और कोई? अच्छा मैम, इवेंट्स के बारे में प्लीज गाइड कर दीजिएगा। इवेंट्स के बारे में अभी सेक्शन ए बी के अंदर भी यही डिस्कशन रही थी। इवेंट्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं यार। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कोरोना से रिलेटेड, तो वो भी एक इवेंट था ना। आपने इवेंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करना है, वही बात कर रही हूँ, वर्ड टू पिक्चर वाला जो एक आपका वो है ना स्लाइड, उसको जरूर पढ़िएगा। वर्ड टू पिक्चर का मतलब होता है इमेजिन इन योर ब्रेन, अपने दिमाग के अंदर उसको सोचे, आप उसे कैसे पिक्चर करें, और जैसे आप पिक्चर करें बिल्कुल वैसे ही लिखें, ताकि जब सामने वाला उसे पढ़े या सुने आपके मुंह से, तो उसको वही पिक्चर क्रिएट हो जाए उसके दिमाग में। मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट इवेंट कम्स टू लाइफ व्हेन यू आर टेलिंग इट टू द अदर पर्सन, ठीक है। तो मैंने आप मैम लोगों ये को जो एक एग्जाम्पल, पूरी मैम ये जो कोरोना डिजास्टर था, ये भी एक इवेंट में हो सकता है? नहीं ये नहीं आप ले सकते, क्योंकि ये कोई बिजनेस इवेंट नहीं है। कोरोना के ऊपर होने वाले जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, वेबिनार्स हैं, आप उन्हें जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग्स कहला सकती हैं। लेकिन कोरोना जो है वो कोई बिजनेस इवेंट नहीं है, इट्स अ नेचुरल या फिर नेशनल इंटरनेशनल डिजास्टर, ठीक है। तो ये इवेंट में नहीं आएगा आपको। और कुछ? मैम अबाउट पीपल भी थोड़ा गाइड कर दिएगा। अबाउट पीपल, देखिए पीपल के अंदर मैंने जी मैम। आपसे कहा कि एक मिनट दीजिएगा, मुझे ये फाइल चेक करनी है। हाँ, पीपल के बारे में मैंने आपसे कहा कि जैसे स्टीव जॉब है, सबसे कॉमन बंदा वही है मेरे दिमाग में इस वक्त, मैं स्टीव जॉब का नाम ले रही हूँ। तो स्टीव जॉब का क्या सीन था कि उसका वो जो है ना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी था, उसने डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज और डिफरेंट किस्म की चीजों को टारगेट किया और दुनिया में लेकर आया। तो जब आप स्टीव जॉब की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली आप उसके बिजनेस यूनिट की बात करेंगे कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसने क्या क्या काम किए, ठीक है, और उसने जो है वो क्या अचीव किया, और व्हाई यू आर बीइंग लाइक व्हाई आर यू आर डिस्कसिंग हिम एज अ पर्सनालिटी इन योर असाइनमेंट। तो ये वाला काम आपने करना है बस। और दूसरी बात, मैंने एक चीज आप लोगों पर छोड़ी थी, ये आपका असाइनमेंट है, आपकी इंफॉर्मेशन है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग जो है वो इसको किस तरह से लिखते हैं। तो मेरे देखने का नजरिया स्टीव जॉब को बिल्कुल अलग है, आपके देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो मैं आपका नजरिया देखना चाहती हूँ, ताकि मैं आपके नजरिए से देख के ना उसको वैसे ही पिक्चर करूं जैसे में जो स्टीव जॉब को लेते हैं, ठीक है। स्टीव जॉब हो गया, फेसबुक का इन्वेंटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंटर हो गया, डेल का इन्वेंटर हो गया। तो ये सारे बड़े बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि अगर आप पाकिस्तान से ही कोई बड़ी पर्सनालिटी लेकर आए जो बिजनेसमैन बनाओ, और फिर आप उसकी जो है ना स्टोरी शेयर करें कि हाउ ही अचीव दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन लाके डिलीवर करते हैं और कैसे करते हैं, तीनों चीजें आप पे डिपेंड है, ठीक है। जी जी। मैम वो जो आपने कहा था कि वर्ड फाइल वगैरह पे वो असाइनमेंट बनाना है, तो उसका फॉन्ट साइज और इस रखना है। फॉन्ट साइज 12 भी होता है, 250 वर्ड्स हो जाए आपके मर्जी है। फॉन्ट साइज आप कोई भी ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 250 वर्ड से लेके 350 वर्ड्स होने चाहिए। अब ये भी नहीं करिएगा कि इतना बड़ा फॉन्ट साइज हो जाए, इतना छोटा हो कि मैं अंधी हो जाऊँ, दोनों काम मत करिएगा। और वैसे मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ, कोई मतलब इट्स एन ऑनलाइन असाइनमेंट। अच्छा आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जो है वो पर्सुएसिव जो है उसके ऊपर बात करेंगे। लेट मी गेट यू टू दैट स्लाइड ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मेंट बाय परसुएड? किसी भी इंसान की बात कर ले आप, चाहे वो आपसे छोटा है, बड़ा है, आपके बराबर है, या फिर आपसे कोई रिलेशनशिप रखता है या नहीं रखता, कोई वो उस पर कोई डेफिनेट वो नहीं,
किसी को भी कायल कर लेना, अपनी बात का कायल कर लेना, उस केस के अंदर जो है वो आपसे कहते हैं कि यू आर परसुएडिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? कायल करना, उर्दू के अंदर जो परसुएड होता है वो कायल करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, कायल करना, कायल करने का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको फैक्ट्स, फिगर्स, बातें समझाकर या फिर किसी तरह भी कोई भी पर्टिकुलर चीज यूज करते हुए उसको आमादा कर लेना कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो उसी हिसाब से काम करे। दिस इज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ परसुएजन, the process of creating, reinforcing or changing people's belief or action। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर या तो आप नया बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं या फिर नया एक्शन जो है उसको दे रहे हैं, नई चीजें उसको सिखाने वाले, या रीइंफोर्स कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो रही है तो आपसे दोबारा से उसको रीइंफोर्स करवा दें। जैसे आपने देखा है ना, यहाँ पे ट्रेंड्स जो होते हैं, आपके फैशन ट्रेंड्स जो होते हैं, वो कैसे परसुएशन होती है। आप लोग पहले जो है वो जो मतलब मेरे पास जाहिर सी बात है लड़कियों की ज्यादा नॉलेज है आप लोगों लड़कों के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो पहले क्या होता था कि जो है ना वो कभी एक सीजन आता है उसके अंदर शॉर्ट शर्ट्स आने लगती है, वो सीजन चला जाता है, फिर जो है ना लॉन्ग शर्ट्स आ जाती है, फिर दोबारा से जो है ना शॉर्ट शर्ट्स आती है। शॉर्ट शर्ट्स जो है अगर आप लोगों को पता हो तो वो 90s से भी पहले का फैशन था। तो कैसे ये लोग जो है ना वो रीइंफोर्स करा रहे होते, कैसे परसुएट करते हैं, ये विजुअल परसुएजन होती है। बेसिकली चीजों को दिखा दिखा के हमारे ब्रेन को इस चीज पे मजबूर कर देना कि आप बोलेंगे यार दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज अ फैशन एंड वी शुड फॉलो इट। चेंजिंग पीपल्स बिलीफ मतलब कि टोटली किसी को जो है ना वो कन्वर्ट कर देना, उसका दिमाग को फिरा देना कि अब वो आपकी बात के ऊपर टोटली जो है वो कायल हो जाएगा और उसी पे यकीन रखेगा। मैं इसमें जो है वो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर इस्लाम का रेफरेंस जरूर दूंगी क्योंकि एज पर मी इस्लाम इज द मोस्ट परसुएसिव रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ तो काम ही यही है ना, हमें तो परसुएट करके ही लोगों को जो है वो चीजें सिखानी होती है। हम लोग किसी को फोर्सफुली कभी भी चीजें नहीं सिखाते, या ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान बन जाओ गर्दन पे तलवार रख देते, ऐसा नहीं होता। हम उन्हें अपने बिलीव्स, अपने एक्शंस के थ्रू जो है वो मुतासिर करते हैं, अपनी बात का कायल करते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी एक साइड पे मैं आपको इस तरह की और एग्जाम्पल भी देती रहूंगी। ठीक है, देन कम्स एथिक्स एंड परसुएजन। एथिक्स का मतलब क्या होता है, योर मॉरल प्रिंसिपल्स, वो चीजें जो कि मतलब देखिए बात सही करो, सही बात करो, तो सही बात तो यही होगी ना कि जो सही स्ट्रेट बात है वो बात मैं आपके मुंह पर बोल दूं। एथिकल डिस्कशन करो विच मीन्स दैट कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज को भूले बिना बात करें। सही बात और एथिकल बात के अंदर ना एक बहुत बड़ा जो है वो दीवार है। सही बात के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो कि मॉरली उस पर्टिकुलर जगह पे जो है ना वो गलत हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वैसे बोले तो वो हाँ बिल्कुल सच्ची बात थी, इसे सही बोला है लेकिन गलत तरीके से बोला है, तो एथिकली भी साउंड होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे जो वो बात कर रहा होता है कि मेक श्योर योर गोल्स आर एथिकली साउंड, दिस मीन्स दैट कि जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं जिसके लिए आप सामने वाले को परसुएट कर रहे हैं, वो उसका जो एंड है, उसकी जो अचीवमेंट है वो एथिकली साउंड हो। जब एंड ऑफ द डे वो अचीव हो जाए आपके गोल्स, तो फिर जो है ना सामने वाले को उस पर शर्मिंदगी ना हो कि मैंने गलत काम कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि यूज एथिकल मेथड्स टू कम्युनिकेट योर आइडियाज। लोग जो है ना गलत तरीकों से भी अपनी जो है ना बातें लोगों तक पहुंचाकर और चीजें पहुंचाकर जो है वो उन्हें कायल करने पे मजबूर कर देते हैं। मतलब कि मैंने जो है ना वो किसी से कोई बात मनवानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे केक खाना है और मैंने अकबर को जो है ना परसुएट करना है कि वो मुझे केक भिजवा दे, तो मैं क्या करूंगी कि मैं जो है ना वो उनको बोलूंगी बेटा मैं आपको फेल कर दूंगी, आप मुझे केक भिजवा दें, फौरन से मेरे घर केक डिलीवर हो जाएगा। बट दिस इज एथिकली रॉन्ग। लेकिन एथिकली तो ये रॉन्ग है, तो एथिकली राइट तरीका क्या होगा, मैं बोलूँ मेरा भी दिल चाह रहा है, मैं भी खाना चाहती हूँ, चले मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और हम सब मिल के अकबर के घर जो है वो एक केक भिजवा दें, तो ये एथिकली राइट मेथड है एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर आइडिया टू। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि अकबर खुश हो जाएंगे, ऐसा करना है। और यही बेसिकली इस स्लाइड के ऊपर समझाया हुआ भी है कि परसुएशन जो होती है ना उसके अंदर कुछ डिग्रीज होती है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, एक इस्लामिक वाकया है जो आप सबने बचपन में बहुत बार सुना होगा, और मैं कोशिश करती हूँ आसान वाकयात रखूं कि सामने वाला जो है ना वो बोले कि हाँ हमने सही बोला है। आपने एक वाकया सुना होगा हमारे प्यारे नबी का, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत होती है, वो रोज जो है वो हमारे प्यारे नबी के ऊपर जब भी वो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं तो उन पे कचरा फेंक देती है। मतलब कि क्या हुआ, स्ट्रांगली अपोज कर रही थी वो हमारे प्यारे नबी को, स्ट्रांगली अपोज कर रही होती है वो हमारे प्यारे नबी को उस टाइम के ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन वो बीमार पड़ जाती है और जिस दिन वो बीमार पड़ती है उस दिन हमारे प्यारे नबी उसकी जाते हैं इयादत के लिए, और उसके लिए शायद मुझे पक्का याद नहीं लेकिन
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ले भी जाते हैं इस तरह से। तो उनका ये अखलाक देखकर, उनका ये मॉरल देखकर जो है वो मुतासिर हो जाती है, ठीक है ना, उनकी कायल हो जाती है, और इसलिए स्ट्रांगली अपोज से फौरन से वो स्ट्रांगली इन फेवर और हो जाती है और इस्लाम कबूल कर लेती है। ये तो हमारे प्यारे नबी की पर्सनैलिटी थी, जो है ना लोग फौरन से ही बिल्कुल चेंज जाते हैं। तो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग कि किसी को स्ट्रांगली अपोज से स्ट्रांगली इन फेवर लेकर आया जाए, ठीक है। तो इसी तरह की आपको कई सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। और व्हाट वाज द मेथड ऑफ परसुएशन यूज्ड बाय आवर होली प्रॉफिट? इट वाज द एक्शन, उनके एक्शंस, उनकी मॉरल वैल्यूज, ये दो चीजें थी जिनकी वजह से जो बुरी औरत थी वो उनकी कायल हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें एथिकल भी था ऑब्वियसली, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना कि अच्छा बेटा मेरे पे कचरा फेंका है, अच्छा माफ अस्तगफिरुल्लाह मैंने क्या बोला, आपने यानी कि इसने मेरे पे कचरा फेंका है तो मैं अब इसको सजा दिलवाता हूँ, या फिर मैं किसी के थ्रू जो है इसको सजा दिलवाता हूँ, या खुद ही दे देता हूँ तलवार निकाल के गला कलम कर देते। गलत तो कर ही नहीं थी वो, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने एथिकल मेथड यूज, उस बूढ़ी अम्मा को जो है वो उनका दिल जीत कर उससे अपना कायल कर लिया, इस्लाम का कायल कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाद एक चीज लिखी हुई है ना, मेंटल डायलॉग विद द ऑडियंस। देखिए मेंटल डायलॉग्स का मतलब पहले समझने की कोशिश कीजिए। मेंटल डायलॉग का मतलब ये होता है कि आप जो है वो सामने वाले के मेंटल लेवल के ऊपर जाकर बात, ठीक है। अगर आपका और मेरा मेंटल लेवल नहीं मिलता तो फिर मेरे लिए ये नामुमकिन है ऑलमोस्ट कि मैं आपको जो है वो कोई भी बात समझा सकूं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मेंटल लेवल पूरी 99% या 100% क्लास के साथ जो है वो मैच करो? ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी हर बात के अंदर अपना मेंटल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रखें। इसी तरह से अगर मैं रिपीट कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा अलग अल्फाज यूज करती हूँ कि अगर पिछले अल्फाज के अंदर यूज नहीं, समझ में नहीं आया इनको, तो अगले जो नए वाले अल्फाज में यूज करूंगी उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा हो ये लोग समझ जाए। तो ये भी एक मेंटल डायलॉग का पार्ट होता है कि जो है ना आप अपनी बात को रिपीटेडली डिफरेंट तरीकों से सामने वाले के सामने पेश नजर रखें, ताकि जो है ना अगर पहली बार वाली बात उसको समझ में ना आए, दूसरी बार में आ जाए। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो मैंने आपको पढ़ा तो दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, फिर मैं आपके मेंटल लेवल तक पहुंचने के लिए एग्जाम्पल दूंगी, तो आप में से कुछ को समझ में आ जाएगा, फिर मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवा दूंगी क्लास में, फिर पूरी क्लास समझ जाएगी। तो ये एक मेंटल डायलॉग की एग्जाम्पल है। फिर हम कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस, कोई बताएगा टारगेट ऑडियंस क्या चीज होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोर्शन ऑफ द होल ऑडियंस दैट द स्पीकर मोस्ट वांट्स टू परसुएड, यानी कि ऑडियंस जो है वो 100% है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ऑडियंस को जो है वो रीच करना मेरा जो है वो जरूरत है या मेरी ख्वाहिश है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ऑडियंस है जिसको मैं परसुएड करूँ, वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ऑडियंस मुझे पहले चूज करना पड़ता है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ जो थोड़ी मार्केट से रिलेटेड है। टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केट दो डिफरेंट चीजें हैं। टारगेट मार्केट जो है वो मार्केटिंग के अंदर आती है। मार्केट का मतलब ये होता है कि आप लोग जिसको बेचना चाहते हैं ना, आपके कस्टमर्स, ये आपकी टारगेट मार्केट हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे शूज की एग्जांपल दी थी कि बच्चों की बात कर रहे होते हैं और बच्चों के शूज होते हैं, तो फिर हम लोग बच्चों को अपने टेलर में रखते हैं, टारगेट मार्केट हो जाती है। फिर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना वो स्पेसिफिकली जैसे कोई ड्रेस है या फिर कोई मेकअप का सवाल है, तो फिर हम लोग जो है वो टीन या फिर अबव टीन जो खवातीन होती है उनको जो है वो अपना टारगेट ऑडियंस बनाते हैं, इस तरह से करते हैं, मार्केट चूज करते हैं। अच्छा, फिर टारगेट ऑडियंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सुनने वालों में से ना उन लोगों को कायल कर लेते हैं जो कि हमारी बात सुन के समझ जाएंगे, और उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों की बात सुन के आगे के लोग भी जो है वो जो है ना वो भी हमारी बात समझने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे जो है ना बच्चे और बड़े दोनों मौजूद हैं, और मैं जो है ना मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो इस वक्त क्या है, मैं चिली मिली की कंपनी की मालिक हूँ, और मुझे जो है ना सामने बैठे हुए जो बच्चे और अम्मा अब्बा है ना उनमें से जो है ना वो बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ मैं क्यों ऑडियंस में से बच्चों को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बच्चों को परसुएट कर दिया, उन्हें कायल कर दिया कि चिली मिली खानी चाहिए और वो बहुत अच्छी होती है, या टाइगर बिस्किट खाने चाहिए वो बड़े अच्छे होते हैं उससे ताकत आती है, या नीडो पीना चाहिए उससे आप जल्दी लंबे हो जाते हैं, तो अगर बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो कायल हो गया इस चीज का, तो अब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट कस्टमर्स, क्योंकि बच्चे बड़े इजीली बच्चे बहुत इजीली बड़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपनी जिद के थ्रू जो वो अपनी चीजें हासिल कर लेते हैं। तो वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों अपने पेरेंट्स के थ्रू जो है वो चीजें हासिल
कर लेंगे। तो टारगेट ऑडियंस चूज करने का ये मकसद होता है कि आप अपनी बात एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ऑडियंस को पहुंचा दें, फिर वो ऑडियंस जो है वो आपकी बात को आगे पहुंचाए। हाँ, सेफ गार्ड वाले आते थे और हम जब छोटे थे तो कोलगेट वाले आते थे, कोलगेट का एक बड़ा अच्छा कार्टून भी दिखाते थे वो जबरदस्त वाला। डिटॉल वाले आते थे, स्विश स्विश, वो अपने साथ जो है वो क्या छोटे बच्चे मॉडल, तब तो खैर मैं पढ़ाती थी, पढ़ती नहीं थी, तो वो छोटे बच्चों को भी लेकर आते थे बच्चे, और क्लासेस में फिर आते थे कि आप भी इसके जैसे बन जाएंगे, लिटरली यही बोलते थे कि आप भी इसके जैसे बन जाएंगे अगर आप डिटॉल यूज करेंगे। और बच्चे जो है ना उससे बड़े मुतासिर होते थे इस चीज से, छोटे बच्चे होते थे कि यार हमें भी ऐसा बनना है, ये हीरो है और ये वो है। वो बच्चे भी बहुत एक्टिव पकड़ के लेकर आते थे जो बहुत ही एक्टिव एक्टिविटीज करते थे, और कभी कभी स्कूल्स में से भी कहते थे कि सबसे एक्टिव जो बच्चा है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके उसको दे दे, उसको कॉस्ट्यूम पहनाते थे। तो क्या कर रहे होते थे वो अपनी टारगेट ऑडियंस को बेसिकली अब बेस्ट एथिकल मेथड के अंदर जो है वो परसुएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो टाइप ऑफ परसुएसिव स्पीचेस आ रहा है। जो फर्स्ट टाइप है आपकी स्पीचेस ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फिर आपकी स्पीचेस ऑन क्वेश्चन ऑफ वैल्यू है, और स्पीचेस ऑन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी है। फैक्ट का मतलब आप लोगों को पता है वो चीजें जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और जो है ना वो और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो दिमाग में आते हैं, इस टाइम नहीं आ रहे। फिर जो है वो वैल्यूज की बात आती है। वैल्यूज बेसिकली आपके जो है ना वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर आपका वो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है जो कि आपने अपनी सोसाइटी में जो है ना वो तैयार करना होता है। और पॉलिसीज तो आप सभी वाकिफ होंगे कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। कोई भी काम होता है उसके अंदर पॉलिसी होती है। मैं एक पॉलिसी की एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि मेरे ऑफिस के अंदर एक पॉलिसी है कि जी अगर आपने फ्राइडे को छुट्टी की और मंडे को भी छुट्टी कर ली है तो आपको सैंडविच हॉलीडे लगेगा, 4 दिन की छुट्टी लग जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके अंदर ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों के मीनिंग्स बताया ना कि फैक्ट, वैल्यू और पॉलिसी क्या होते हैं। अब मैं आपको इन सबको कैसे बताती हूँ टाइप्स ऑफ परसुएसिव स्पीचेस के जो है ना जुमले से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें इसका क्या मतलब है। तो जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात आती है तो उसके अंदर वो कहते हैं कि अ क्वेश्चन अबाउट द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ एन असर्शन, यानी कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलती हूँ या फिर आपको एक आइडिया देती हूँ या कोई बात करती हूँ, तो उसके उसे मानने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे कि जनाब ये तो फैक्ट है ना, मैं फैक्ट के बेसिस के ऊपर अपनी बात को प्रूव करूंगी, ऐसे कह लें। इससे और अच्छे से अगर समझना है ना आपने तो फिर आप इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पर जो है वो जो पर्पस है वो स्पेसिफिक पर्पस ये है कि परसुएड माय ऑडियंस दैट एन अर्थक्वेक ऑफ 9.0 और above above the Richter scale will hit California in the next 10 years। आपने जो है ना एक थ्योरी दी कि भाई अगले 10 सालों के अंदर जो है ना वो 9.0 या इससे भी ज्यादा तेज जो है वो अर्थक्वेक जो है वो कैलिफोर्निया को हिट करेगा। लोग मान लेंगे आपकी बात को? नहीं मानेंगे, आपको उन्हें परसुएड करना पड़ेगा। तो आपने जो परसुएड करना है वो आपने किस बेसिस पे करना है? यहाँ पे फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर। क्या फैक्ट्स उनके सामने रख सकते हैं? कैलिफोर्निया इज लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर अ मेजर अर्थक्वेक। देखिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ना वो हर साल अर्थक्वेक आता है और अभी तक नहीं आया, तो आप बोलेंगे इस साल का अर्थक्वेक अभी तक नहीं आया, आने वाला है। ठीक है, तो वो यही कहना है कि हर 10 साल के ऊपर आता है, तो इसका मतलब है कि जो है ना वो बहुत जल्द आने वाला है। सही है। फिर वो कह रहा है दूसरा फैक्ट क्या रख रहा है, मैनी ज्योग्राफिकल साइंस इंडिकेट दैट अ मेजर अर्थक्वेक मे हेल्प मेजर अर्थक्वेक मे हैपन सून। कि ज्योग्राफिकल साइंस यानी कि आपकी जो ज्योग्राफी है, जमीन के नक्श जो होते हैं और उसकी स्टडी जो होती है वो ये बता रही है कि अर्थक्वेक आने वाला है। एक और फैक्ट आपने सामने रख दिया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट experts agree that major earthquake would hit California। अब तो लोगों की रूह कांप जाएगी कि एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जो है ना वो मेजर earthquake आने वाला है। तो these are some of his examples जिसके अंदर परसुएसिव स्पीच आना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि आपने सारे के सारे फैक्चुअल बेसिस के ऊपर प्रूव कर दिया, क्योंकि ये भी तो एक फैक्ट ही है ना। सही है। अच्छा, इसके बाद जो आता है आपके पास क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, यानी कि आपका स्टैंडर्ड बिहेवियर, द क्वेश्चन अबाउट द वर्थ, राइटनेस, मोरालिटी एंड सो फोर्थ ऑफ एन आइडिया और एक्शन। ये आपका जो सवाल है वो किस चीज से रिलेटेड है कि जो है ना क्या वाकई में ये चीज वर्दी है, सही है, मॉरली ठीक है, ठीक है ना। सो फोर्थ ऑफ एन आइडिया और एक्शन, यानी कि पूरी कंप्लीटली एक सी आइडिया और एक्शन के बारे में आप ये कहें कि वो वर्दी है,
राइटियस और मॉरल वैल्यूज के बेसिस के ऊपर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है, टू परसुएड माय ऑडियंस दैट कैपिटल पनिशमेंट इज मॉरली एंड लीगली रॉन्ग। देखिए वैल्यूज जो होती है ना, आपका स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, आपके रिलीजन के ऊपर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। याद रखिएगा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कह रही होती है, यू हैव टू फॉलो इट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सऊदी अरब है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई थी कि मानते थे, क्यों ये उनकी वैल्यू बन गई थी कम्प्लीटली। वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें जो है वो पनिश किया जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पर वो पनिशमेंट जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है, क्या होती है बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ी पनिशमेंट, बेसिकली टू बी हैंग टिल डेथ इज द कैपिटल पनिशमेंट। तो वो कहते हैं कि वो रिलीजियस बेसिस पे समझाते हैं आपको कि बाइबल ये कहती है कि ये मॉरली गलत है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट वायलेट्स, यानी कि वो अब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बैन जो है उसको सामने लेकर आते हैं कि सबसे बुरी और सबसे जो है ना वो अनयूजुअल पनिशमेंट जो है वो आपकी कैपिटल पनिशमेंट होती है, इसलिए हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से प्रूफ फैक्ट्स दे दिए कि जनाब ये जो है ना वो रीजन है बिहाइंड नॉट गिविंग कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, जो आपकी कंपनीज बना रही होती है पॉलिसीज, ठीक है ना। क्वेश्चन अबाउट वेदर अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी और नॉट शुड बी टेकन, ठीक है ना। आपके इसके अंदर ये होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेना या नहीं लेना, ये पॉलिसीज आपको बता रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये पर्पस पढ़ेंगे, टू परसुएड माई ऑडियंस दैट आर स्टेट शुड रिक्वायर मैंडेटरी रीसर्टिफिकेशन ऑफ लॉयर्स एवरी 10 years, यानी कि हर 10 साल के बाद जो लॉयर्स जो है उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो रिव्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये बड़ा आसान काम है कि आप लोग जो है वो लोगों को इस बात का कायल कर लिए? बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे कायल करेंगे इसे, है ना, सामने वाले को कि जो है ना वो ये काम हो वाकई में कि सारे के सारे जो लॉयर्स है हर 10 साल बाद रीसर्टिफिकेशन के लिए आए और टेस्ट दें या फिर जो भी प्रोसीजर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसके सामने क्या चीज रखेंगे इन पॉलिसीज के लिए, आप अपने पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स रखेंगे कि भाई जो सिटीजन है वो सारे के सारे विक्टिमाइज हो जाते हैं एवरी ईयर बाय इनकॉम्पिटेंट लॉयर्स। ये जो इनकॉम्पिटेंट लॉयर्स है इनकी वजह से जो है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लोग फेस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज आप ये बोलेंगे कि बिल रिक्वायरिंग लॉयर्स who stand to standard for recertification every 10 years will do who much to help solve the problem, ठीक है ना। और आप ये बताएंगे कि अगर इसके ऊपर बिल पास कर दिया जाए कि जो है ना वो रिसर्टिफिकेशन कंपलसरी है फॉर ऑल ऑफ देम आफ्टर एवरी 10 years, तो फिर इन दोनों का जाना एक मिनट सही है। तो फिर वो ये दोनों फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो है ना आप कहेंगे कि मैंने जो बात आपसे कही है वो सही है, और आपकी जो सामने वाली ऑडियंस है वो भी इसको इन दोनों के बेसिस के ऊपर कहेंगे कि हाँ आपने जो पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल सही है। अब एक मसला ये आता है कि लोग जो है ना फैक्ट, वैल्यू और पॉलिसी को जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आना इसके अंदर ये कि वेदर दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ वैल्यू और दिस इज अ पॉलिसी। तो ये आपने सही कहा कि ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, ऐसा ही है। अगर जो है वो अनऑथराइज किलिंग होती है किसी भी एनिमल की, तो वो वाकई में सर्वाइवल ऑफ द एनिमल स्पीशीज को जो है वो थ्रेट कर रहा है, वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है। तो ये फैक्ट ही हुआ, ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरा वाला पढ़ेंगे, टू परसुएड माई ऑडियंस दैट स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एक्शन शुड बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोचिंग। तो ये क्या चीज, किस चीज के लिए परसुएड कर रहे हैं आप कि एक पॉलिसी बनाई जाए, और वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए हम वर्ल्ड वाइड स्पीशीज की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉलिसी बननी चाहिए वो भी वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, सही है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर ये वाला आपका एक क्वेश्चन है कि फेडरल लॉ should be passed requiring that trunk release system be standard on all new cars sold in United States. ये बिल्कुल सही कहा, ये भी पॉलिसी हो जाएगा। If trunk release systems were standard equipment on all cars sold in the United States, we could save a number of children's lives each year. ये क्या है? वैल्यू है ना, दिस इज वैल्यू, दिस इज योर स्टैंडर्ड बिहेवियर, you want to save the life of the children,
सो रहे हैं सारे। अच्छा जी, जैसे आप लोगों ने बाकी दो पढ़े टाइप्स ऑफ स्पीच ऑफ फैक्ट एंड वैल्यूज, वैसे ही तीसरी चीज आती है टाइप्स ऑफ स्पीचेस ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें दो स्पीचेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, गेन पैसिव एग्रीमेंट और दूसरा इमीडिएट एक्शन। पैसिव यानी कि ज़बानी कलामी और इमीडिएट एक्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का रिटन, ये बताती हूँ, आगे लिखा हुआ भी है बल्कि यहाँ पर। हाँ, कि जो है ना, द स्पीकर्स गोल इज टू कन्विंस द ऑडियंस दैट अ गिवन पॉलिसी इज डिजायरेबल without encouraging the audience to take action in support of the policy। क्या चले, यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप स्पीकर का जो गोल होता है वो कन्विंस करने के लिए होता है कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए इस बात के ऊपर कि जो पॉलिसी दी गई है, the policy is desirable without encouraging the audience to take action in the support of the policy। मतलब आपने पॉलिसी बता दी और आपने उसके अंदर जो है ना वो इंकरेजमेंट वाला पार्ट जो है वो नहीं किया, आपने जो है ना बस पॉलिसी बनाकर उनके हाथ में दे दिया। समझदारों की ऑडियंस तो उस पर काम करेगी, अगर नहीं होगी तो फिर वो इसको एसेस वो नहीं रहेगी। तो पैसिव वाला होता है, इसके अंदर कोई फोर्स वाला नहीं होता। टू परसुएड माय ऑडियंस दैट देयर शुड बी स्ट्रिक्टर सेफ स्टैंडर्ड ऑन द अम्यूजमेंट पार्क राइड्स, यानी कि आपने एक एग्रीमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया अपनी ऑडियंस के साथ आज के जो है ना वो एक सेफर स्टैंडर्ड जो है वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जरूर जो है ना वो होना चाहिए। दूसरा ये कि टू परसुएड माय ऑडियंस दैट स्कूल district should not allow soft drinks companies to stock their products in school vending machines। ठीक है ना, यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है इनके साथ जो है वो बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है। बच्चों की वेंडिंग मशीन के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद होती है, बच्चे जाते हैं निकालते हैं और पी लेते हैं और अनगिनत पी रहे होते हैं। तो इस चीज को भी जो है वो हमें चाहिए कि जो है ना वो कम करें, तो इसके लिए भी हम एक पैसिव एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, स्पीच टू गेन इमीडिएट एक्शन, द स्पीकर्स गोल टू कन्विंस द ऑडियंस टू टेक एक्शन इन द सपोर्ट ऑफ अ गिवन पॉलिसी। ये बहुत देखा है हमने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के persuade my audience to donate time to become literacy tutors। ठीक है ना, इसके बाद persuade my audience to vote in next presidential election। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि मैंने अगर अपनी ऑडियंस को आके बोला कि आप लोग जो है वो बड़े हो गए हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को वोट करना चाहिए, अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो हमारी जो हुकूमत का फैसला है वो गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। ऐसी बातें करके अपनी जो ऑडियंस है उसको जो है ना वो इस तरह से कर दिया कि वो इमीडिएटली उसके ऊपर जो है वो काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, बेसिक इश्यूज ऑफ पॉलिसी स्पीचेस, नीड, प्लान एंड प्रैक्टिकलिटी। जब भी आप जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसी स्पीचेस करते हैं, उसके अंदर जो है वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी क्या नीड्स है, उसके अंदर क्या आपने उसे प्लान किया और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो क्या होगी। नीड क्या है, इज देयर अ सीरियस प्रॉब्लम और नीड दैट रिक्वायर्स अ चेंज फ्रॉम द करंट पॉलिसी। मतलब मैं किसी से कहती हूँ कि पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, रीइंफोर्स करनी चाहिए या फिर क्रिएट करनी चाहिए कोई पॉलिसी। तीनों केसेस के अंदर मैं परसुएशन में यही काम करती हूँ ना, क्रिएट, रीइंफोर्स या क्रिएट, रीइंफोर्स या फिर जो है वो उसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया, तो यही काम कर रही होती है ना। तो इसमें पहले मैं उसको बताऊंगी अपनी ऑडियंस को कि क्या नीड है इसकी, यहाँ पर पॉलिसी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इन तीनों में से जो है वो यूज करना जरूरी है। फिर प्लान का मतलब if there is a problem with the current policy, does the speaker have a plan to solve the problem। अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बननी चाहिए या फिर इसके अंदर जो चेंजेस होने चाहिए, तो फिर आपको जो है वो स्पीकर को सिर्फ ये नहीं बताना कि जो है ना वो प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपने साथ में उसको जो है वो उसका सोल्यूशन भी बताना है। अगर आप सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बता सकते तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप जो है वो एक लेजिटिमेट बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है कि विल द स्पीकर्स प्लान सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि आपने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और उस पर काम करने के लिए कहा, वो काम करेगा या नहीं करेगा। विल द स्पीकर्स प्लान क्रिएट न्यू और एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है कि आपका जो प्लान है उसकी वजह से नई और अजियतनाक मुसीबतें जो है वो कंपनी के अंदर खड़ी हो जाए। तो इसके अंदर जो है वो हमसे प्रैक्टिकलिटी कहते हैं।